Hello everyone. Today's date is 30th of July. Let's start with our newspaper analysis. I hope you all are liking our analysis. So if you are doing so, then don't forget to like and subscribe to CSPIS Academy's YouTube channel, and also do share the analysis to your fellow aspirants. And as you know that sharing is caring. सो अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए देन यू शैल सब्सक्राइब टू आवर CSPIS Academy's टेलीग्राम चैनल दैट इज़ नेम्ड एज CSP_Assam. Okay, so before starting with the analysis, so I would like to say you about the course that has been launched very recently by CSP, that is Soil Conservation Ranger अंडर सॉयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, जिसके वैकेंसीज़ है सिर्फ और सिर्फ 16. तो अगर आपको इस प्रिपरेशन में, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको मदद चाहिए CSPIS Academy से, देन यू शैल कॉन्टैक्ट अस एंड डू टेक योर कोर्स. सो यहाँ पर आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एंड व्हाई यू शैल चूज अस. सो ऑल्सो along with that, this 9th of August 2025, we will be having a great conversation with Sir Anil Swarup, who will be hosting the biggest ever civil services seminar at Pragjyotish ITA Center in Machkua. So जहाँ पर सर आपको सिविल सर्विसेज के बारे में और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में एक हॉलिस्टिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड द लिंक इज़ अटैच्ड इन डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो डू रजिस्टर फॉर द सेमिनार एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू. सो क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बिहार रोल्स, या फिर हम यहाँ पर जो SIR है, तो SIR में इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है इफ़ इट नोटिसेस कि बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजन ऑफ नेम्स हैज़ हैपेंड. अगर कुछ ऐसा होता है तो, क्योंकि SIR को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी भी. जो बिहार की इलेक्टोरल रोल है वहाँ क्या चलेंगे, रिविजन्स चलेंगे. यू विल सी अ वेरी गुड आर्टिकल द हिंदू में जो आया है आज, गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वो भी बिहार रिलेटेड है. फिर फॉर्मलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रोथ देखेंगे कि कैसे फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रोथ कैसे लिंक्ड है. देन वी विल स्टडी अबाउट द जिनी इंडेक्स एंड इनइक्वालिटी एनालिसिस एंड ICJ क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस. लेट्स बिगिन. सो यहाँ पर आप देख सकते हो अबाउट द न्यूज़ कट आउट कि विल स्टेप इन, मतलब इंटरवीन करेंगे कौन, सुप्रीम कोर्ट, अगर मास एक्सक्लूजन फाउंड इन ड्राफ्ट वोटर रोल्स. ठीक है. सो इस न्यूज़ से हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं. मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब क्या है, एक्सक्लूजन. मास एक्सक्लूजन ऑफ नेम्स फ्रॉम वोटर रोल even if unintended undermines the credibility of the electoral process in India. Discuss in the light of the recent Supreme Court warning to the Election Commission over the Bihar voter list exclusion. Okay, let's see what is this. Supreme Court of India has recently responded to the allegation of mass exclusions. जैसे कि जो भी opposition parties है, it is giving just referring an allegation कि SIR से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होने वाला है बिहार इलेक्शन रोल का, तो वहाँ से 25 लाख वोटर के नाम एक्सक्लूड हो सकते हैं. ठीक है. तो इसको लेकर पिटिशंस भी सबमिट हुए हैं. द पिटिशनर्स क्लेम दैट नेम्स हैव बीन ओमिटेड ऑन क्वेश्चनेबल ग्राउंड्स, डेथ और रिलोकेशन. द कोर्ट हैज़ ऑल्सो एश्योर्ड दैट द कोर्ट विल स्टेप इमीडिएटली, वो इंटरफेयर करेंगे, दखल देंगे अगर ऐसे कुछ सच्ची में एक्सक्लूजन होता है तो. लेट्स सी अबाउट द की डेवलपमेंट्स क्या हुआ है. द इलेक्शन कमीशन इज़ कंडक्टिंग द SIR. ठीक है, ये पता है हमें. Then over 65 lakh names have been reportedly missing from the draft electoral roll. तो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो बना है बिहार इलेक्शंस के पहले उससे अभी एलिगेशन आया है कि 65 लाख नाम वहाँ से मिसिंग है, जो मिसिंग नहीं होने चाहिए शायद. देन पिटिशनर्स जो है उन्होंने आर्ग्यू किया है
कि बाय द प्रोसेस ऑफ रिजेंबलिंग सिटीजनशिप स्क्रीनिंग रेजिंग फियर्स ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, कि शायद इस SIR के नाम पर शायद लोगों के सिटीजनशिप को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है. नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्यो बख्शी स्टेटेड इट वुड इंटरवीन विदाउट हेजिटेशन. तो इन दो जो जस्टिस है उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे हुए हैं तो वो इंटरवीन करेंगे. नेक्स्ट, द EC क्लेम दैट वोटर हैव टाइम टिल September 1 टू फाइल करेक्शंस टू रेज ऑब्लिगेशन, कि सितंबर 1 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने पोर्टल ओपन रखा है कि अगर किसी को कुछ ऑब्जेक्शंस है, करेक्शंस करवाना है, कि वो सितंबर 1 तारीख तक करा सकते हैं. एंड द फाइनल इलेक्टोरल रोल विल बी पब्लिश्ड ऑन September 30. And lastly, the Supreme Court has scheduled the next hearing for August 12 and 13 after publication of the draft rule on August 1. ठीक, August 1 को जो draft rule publish होगा, जो कि tomorrow, उसके बाद होगा next hearing. Okay, तो यहाँ पर हमें डिस्कस करने वाला क्या चीज़ है, what are the things that we shall write. अगर हम यहाँ पर इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं तो यहाँ पर आपको मैं जस्ट गाइड दे देता हूँ. व्हाट द थिंग यू शैल स्टडी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. फिर आप रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन को पढ़िएगा, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. फिर यू शैल रीड अबाउट द जुडिशियल रिव्यू. Okay, so this is the matter from this particular news. Now let's see the next news about girl child trafficking. So ये द हिंदू में आर्टिकल आया है, बिहार्स डार्क साइड द हब ऑफ गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग. तो यहाँ पर आपको ये हेडिंग पढ़ के ही पता चल रहा है कि व्हाट द आर्टिकल इज गोइंग टू से अबाउट. So the question that is made here, human trafficking of girl children in Bihar highlights the systematic failure of enforcement, social protection and awareness. Critically examine the causes and suggest a multi-stakeholder strategy to prevent such exploitation. ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इन बिहार हाईलाइट, ये तो है. और इसमें पूछा क्या गया है, द कॉजेज सजेस्ट अ मल्टी स्टेक होल्डर स्ट्रेटेजी, मतलब वे फॉरवर्ड to prevent such exploitation. Now, तो बिहार has emerged as a hotspot for this inhuman practice. क्या है inhuman practice? That is the grave human right violation such as in the context of orchestras या फिर sex trafficking. Okay, so orchestra and sex trafficking मतलब orchestra के नाम पर जो तस्करी होता है, ठीक है, डांसेस के नाम पर कहीं मतलब बार में हो, जहीं पर भी हो, वो जो उसको कहा जाता है ऑर्केस्ट्रा. तो अगर हम स्कोप और मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम देखने के लिए जाए तो एज पर द बिहार पुलिस अंटिल जून 2025 के डेटा हिसाब में बिहार में 271 गर्ल्स रेस्क्यूड इन द स्टेट. ऑल्सो 153 ट्रैफिक्ड इनटू ऑर्केस्ट्रास डांसेस एंड 118 इनटू कमर्शियल सेक्स ट्रेड. बिहार में जो सारण डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में अकेले ही 162 गर्ल्स रेस्क्यू हुए हैं फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रास. द जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन रेस्क्यूड 116 गर्ल्स फ्रॉम मार्च टू जून. सिर्फ मार्च अप्रैल मई जून, इन 4 महीनों में 4 मंथ्स में इतने ज़्यादा लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है. तो जो यहाँ पर भी और भी ज़्यादा ऐड होंगे जिनको रेस्क्यू किया शायद नहीं गया होगा. ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग हियर आर द फैक्टर्स. ठीक है, ये तो चलिए रेलिवेंट लॉज है, इसको हम बाद में देखेंगे, बट हम देखेंगे पहले व्हाट आर द फैक्टर्स. द फर्स्ट फैक्टर जो है वो हो सकता है पॉवर्टी, कि जो फैमिलीज़ है, गरीब फैमिलीज़ है, उनको कुछ लोग दे गिव फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ फिनेंशियल गेन. तो फैमिलीज़ को धोखा दिया जाता है और उनके बच्चियों को इन कामों में लगा दिया जाता है. कल्चरल फैक्टर्स भी है, जैसे
कल्चरल फैक्टर्स अगर जो कुछ फैमिलीज़ हैं वहाँ के लड़कियाँ जो है वो डांस में बहुत ज़्यादा, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, तो वो शायद वो सोचेगी अपना करियर बनाने के लिए डांस में, तो वो कुछ ऐसे मैनिपुलेशन के अंदर, ट्रैफिकर्स के मैनिपुलेशंस के अंडर वो लोग अपने एस्पिरेशन को फुलफ़िल करने के लिए जाते हैं, पर अल्टीमेटली दे लैंड इनटू सच ट्रबल्स। देन लैक ऑफ रेगुलेशन के अभाव में भी वो होते हैं। कैसे रेगुलेशन के अभाव? जैसे जो ऑर्केस्ट्रास जो है वो डांस गाना वो क्लबों में जो करवाते हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या फिर ओवरसाइट नहीं है। समटाइम्स फैमिलीज़ जो है वो भी इग्नोरेंस, अपने डेस्परेशन में, इग्नोरेंस में बच्चों को छोड़ देते, तो वो गलत संगत के असर में भी उन सब जगह पर लैंड हो जाते हैं। देन और कुछ फैक्टर्स अगर हम देखते हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स भी यहाँ पर होगा। जैसे बिहार हैज़ अ पोरस बॉर्डर विथ नेपाल, नेपाल के साथ पोरस बॉर्डर है। ऑल्सो दे हैव इट हैज़ अ कनेक्टिविटी विथ ट्रैफिकिंग प्रोन स्टेट्स, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, ठीक है, उन सब स्टेट के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, जोग्राफिकल क्लोजनेस है। एक्सप्लोटेशन ऑफ रेलवे एंड बस नेटवर्क से ट्रैफिकर्स बहुत ज़्यादा अनचेक्ड है ना वो सब, तो इसीलिए ये सब होता रहता है। देन इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी है। डिस्पाइट हैविंग एन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, बट दैट इज़ एक्चुअली अंडर स्टाफ। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स EHTUs, इट इज़ अंडर स्टाफ। तो ये अंडर स्टाफ के वजह से और पुअर कन्विक्शन रेट्स, केसेस रजिस्टर्स नहीं होने के वजह से भी ये जो चीज़ें हैं बढ़ते जा रहे हैं। ओके, एनीवेज नाउ वी कैन सी द लीगल फ्रेमवर्क जो कि रेलिवेंट लॉज है, जैसे कि है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, पॉक्सो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, देन IPC, अभी IPC हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। सो दीज आर द रेलिवेंट लॉज दैट आर देयर। सो यही है। चैलेंजेस अगर हम कुछ डिस्कस करने के लिए जाए, चैलेंजेस तो हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? क्रिटिकल इवैल्यूएशन था ना क्वेश्चन में, तो लैक ऑफ एनफोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस स्टेट्स, देन केसेस फाइल्ड एज किडनैपिंग इंस्टेड ऑफ ट्रैफिकिंग। अगर मतलब कंफ्यूजन है अभी पुलिस लेवल में भी कि वो ट्रैफिकिंग है या फिर किडनैपिंग है, तो वो जो ट्रैफिकिंग का जो है वो उसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि केसेस जो ज़्यादा रजिस्टर होता है वो किडनैपिंग का होता है, वेयरएज द थिंग हैज़ हैपेंड इज ट्रैफिकिंग। एनीवेज चलो ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज़ को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ फॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। ठीक है, सो ये है the article and this is the question. The increasing use of contractual labor in the formal sector defeats the purpose of formalization and undermines productivity. ये है पूरे आर्टिकल का सारांश कि आर्टिकल में यही कहा गया, द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर इन द फॉर्मल सेक्टर, कि जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर जो काम करवाया जाता है बाय डूइंग द आउटसोर्सिंग इन द नेम ऑफ कॉस्ट कटिंग, तो दैट डिफीट्स द पर्पस ऑफ फॉर्मलाइजेशन एंड अंडरमाइंस द प्रोडक्टिविटी। जहाँ पर हम पूरे इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने की सोच रहे हैं, अगर उसमें ही अगर आउटसोर्सिंग ज़्यादा हो रहा है या फिर इनफॉर्मल चीज़ें ज़्यादा करवाया जा रहा है, तो दैट अंडरमाइंस द प्रोडक्टिविटी। तो क्रिटिकली एग्जामिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो यही बात हमें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंटेक्स्ट में करना है। ऑल्सो हमें पॉलिसीज मेजर्स सजेस्ट करना भी है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, द शेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर डबल्ड फ्रॉम 20% इन द 99-2000 टू 40.7% इन 22-23। ठीक है, दिस ट्रेंड्स रिवील्स व्हाट? इट रिवील्स दैट शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर हैज सिग्निफिकेंटली implications ऑफ पॉवर्टी, जॉब क्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, नाउ व्हाट आर द की इश्यूज शॉर्टली देयर हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो वो है फर्स्ट ऑफ ऑल इनफॉर्मलाइजेशन विद इन द फॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम बाय द इंक्रीज यूज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर,
even in large and formal manufacturing units, which aims to cut cost and avoid labor loss. ये दो पॉइंट ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, and avoid labor loss rather than improve flexibility or access to skilled labor. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम और स्किल्ड लेबर एक्सेस में थोड़ा सा गैप हमें मिलता है. नेक्स्ट, वेज एंड कॉस्ट डिस्पैरिटी. जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स दे अर्न 14 एज पर द आर्टिकल 14.47% लेस देन रेगुलर काउंटर पार्ट्स. तो वही काम अगर कोई फॉर्मली कर रहा है बाय डूइंग एन मंथली अर्नड, तो वो फॉर्मल काउंटर पार्ट से उनसे 14.47% वो कम अर्न कर रहे हैं. ऑल्सो अगर वो हम लार्ज फर्म्स के, if we see this number in the context of large firms, the disparity goes up to 31% less. The labor costs for contract workers are 24% lower on average, even reaching 85% gap in some industries. खैर छोड़िए, वो नंबर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये नंबर आप ज़रूर नोट करके रखिए. ऑल्सो सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंटेंसिव फर्म्स है, दे हैव एन एवरेज ऑफ 31% लोअर प्रोडक्टिविटी. ये सर्वे कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंटेंसिव, मतलब ज़्यादातर काम वो कॉन्ट्रैक्ट दे के करवाते हैं, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो 31% कम प्रोडक्टिव होता है. ठीक है, स्मॉल फर्म्स अगर हम यहाँ पर कैटेगराइजेशन देखने के लिए जाए, अगर वो स्मॉल फर्म्स है विच हैज़ लेस देन 100 वर्कर्स, तो उसमें 36% हमें लोअर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है, और जो लेबर इंटेंसिव है वो 42% प्रोडक्टिविटी लोअर है. ठीक है, ऑलराइट. सो अभी अगर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर लेबर कोड्स है, लेबर कोड्स ऑफ 2020 which is unified 29 laws into 4 codes, including industrial relation code also. It allowed fixed term employment without contractors. It aims to balance flexibility with basic protections. Then गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक स्कीम है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, PMRPY, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जो फॉर्मल जॉब क्रिएशन को इनकरेज करता है बाय कवरिंग EPF कंट्रीब्यूशंस, which also benefited 1 crore workers, but it is now discontinued. It is now discontinued in 2022. All right. So now let's see the government. Okay, these things we have already discussed. तो PDF में ही था ये. तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे जीनी इंडेक्स इनइक्वालिटी एनालिसिस. So why the Gini index is wrong about India? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है अबाउट द जीनी इंडेक्स या फिर जीनी कोफिशिएंट, वो देखेंगे हम. सो पहले देख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन को देखेंगे. द जीनी इंडेक्स अ वाइडली यूज स्टैटिस्टिकल मेजर फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. देखिए यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कि जो जीनी इंडेक्स है इट इज़ एसोसिएटेड विद द इनकम इनइक्वालिटी या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. Recently ranked India among the world's most equal societies with a score of 25.5. मतलब बहुत अच्छा स्कोर मिला है इंडिया को, पर आर्टिकल कह रहा है वो तो रॉन्ग है. देखिए ना टाइटल, वाई द जीनी इंडेक्स इज़ रॉन्ग अबाउट इंडिया. वाई द जीनी इंडेक्स इज़ रॉन्ग अबाउट इंडिया. तो देखना है कुछ यहाँ पर हम क्रिटिकल अप्रोचेस ज़रूर देखेंगे. तो जीनी इंडेक्स क्या है, तो ये इनकम इनइक्वालिटी अक्रॉस द स्टेट दिखाता है. तो ये एक कैलकुलेशन है, ये एक मेजर्स ऑफ इनकम या फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन है, जो कि एक नेशन को 0 से 1 के बीच ये मेजर करेगा, या फिर 0 से 100 तक भी मेजर कर सकता है. कैलकुलेशन दो अलग अलग होगा. अगर किसी भी कंट्री को 0 मिलता है तो वो कंट्री परफेक्टली इक्वालिटी है, और अगर एक कंट्री को 100 के करीब मिलता है या फिर 100 मिलता है तो वो कंट्री मैक्सिमम इनइक्वालिटी उस कंट्री में है. ऑल्सो द जीनी कोफिशिएंट जो है वो निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंस कर्व. ये जो यहाँ पर ब्लू लाइन है जिसको मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ, वो है द लॉरेंस कर्व. लॉरेंस कर्व भी क्या है, लॉरेंस कर्व ऑल्सो शोज द इनकम एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये भी दिखाता है अबाउट द परफेक्ट इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी लाइन.
सो यहाँ पर जो ये वाला है द परफेक्ट इक्वालिटी इनइक्वालिटी लाइन, और ये वाला है परफेक्ट इनइक्वालिटी लाइन। ठीक है, तो जो ये लॉरेंस कर्व होगा, ये रेड वाला जो मैं अभी फिर से मार्क कर रहा हूँ, अगर ये बीच वाले लाइन से जितना दूर होगा वो कंट्री उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी में होगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। जहाँ पर जीनी कोफिशिएंट में जो नंबर आए हैं वहाँ पर तो बहुत अच्छा नंबर आया है, विच इज़ क्लोज टू इनइक्वालिटी 25 है, 0 के करीब है, 100 से बहुत दूर है, तो इसकी वजह से हम नंबर्स अच्छे कह रहे हैं। पर व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया वो देखेंगे हम। इफ़ यू सी द इकोनॉमिक एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, तो हम देखते हैं कि इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास नेशनल इनकम का 22% से भी ज़्यादा इनकम उनका है। ठीक है, मतलब अगर इंडिया का नेशनल इनकम 100 रुपया है तो एक इंसान के पास ही उस 100 रुपये का 22 रुपया उसके पास ही है, या फिर उससे ही आता है। ठीक, नेशनल इनकम क्या है? इंडिया का नेशनल इनकम, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम जनरेटेड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो एक इंसान अगर 22 रुपया 22.6 रुपीज़ जनरेट कर रहा है तो बाकी 99% लोगों के पास कितना रहेगा? इट इज़ अबाउट योर 78, अराउंड 78 रुपीज़ अभी 99 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होना है। फाइन। सो ऑल्सो अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी देखें हम, द इनफॉर्मल इकोनॉमी इट हाइड्स वास्ट इनकम डिस्पैरिटीज़। ओवर 90% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स इज़ इनफॉर्मली एम्प्लॉयड। इंडिया का जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 90% तो इनफॉर्मल ही है ना। तो हम यहाँ पर नेशनल इनकम के बारे में अगर बात कर ही भी रहे हैं, हम ओनली 10% के बारे में बात कर रहे हैं, पर 10% के बारे में, तो 90% जो है जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वहाँ कितना इनइक्वालिटी है वो कैसे हमें मालूम चलेगा? ठीक है, नेक्स्ट इज़ द women in India constitute only 35.9% of the total workers. Means you can say the FLFP, female labor force participation, बहुत ही ज़्यादा कम है। देन लीडरशिप रोल अगर हम देखते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करें, वुमेन लीडरशिप रोल अगर हम देखते हैं, वुमेन यहाँ पर सिर्फ 12.7% ऑफ द वुमेन occupies the senior management position, only 12.7% of the women who are working। अगर हम स्टार्टअप्स देखें, only 7.5% Indian startups are women led despite a booming startup ecosystem। जहाँ पर इंडिया में आज के डेट में स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ 7.5% ही फीमेल है। ठीक है, सो उसके रीजंस तो है, वो जेंडर रोल्स, इनहेरिटेंस राइट, एडुकेशन है, स्क्यूड अपॉर्चुनिटीज़ है, फैमिली बर्डन है, वो सब। और अभी पॉइंट नंबर 3 में वी मे टॉक अबाउट द डिजिटल डिवाइड। ओनली 52.7% schools have computers and 53.9% have इंटरनेट एक्सेस। जहाँ पर हाउस होल्ड में अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस देखें हाउस होल्ड में, तो हमें मिलेंगे सिर्फ 41.8% हाउस होल्ड में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, और रूरल इंडिया में सिर्फ 25% महिलाएं इंटरनेट यूज़ करती है कंपेयर टू 49% ऑफ द मैन। सो दैट इज़ अगेन अ जेंडर डिस्पैरिटी। तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो डिजिटल इनइक्वालिटी के साथ साथ वहाँ इकोनॉमिक और जेंडर इनइक्वालिटी साथ है। तो उसी केस में तो जो इंडेक्स निकला है वो कितना सही है, दैट बिकम्स वेरी मच क्वेश्चनेबल। सो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हम बोलते हैं यहाँ पर वे फॉरवर्ड, तो कुछ अलग अलग मैट्रिसेस भी देखना है, इट्स नॉट ओनली सिर्फ जीनी कोएफिशिएंट इंडेक्स। जैसे हमें देखना है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हम देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, वहाँ पर ये सब चीज़ें मालूम चलेगा। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, डिजिटल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है, वो सब चीज़ें हमें देखना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स और डिजिटल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है,
Okay, so the last article from today, ICJ climate obligations. What did the ICJ say on climate obligations? ICJ climate obligations. तो ICJ का फुल फॉर्म क्या है? It is the International Court of Justice. International Court of Justice. तो उसमें क्या क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस हैं? सो यही पूरा आर्टिकल है. लेट्स सी एंड दीज आर द क्वेश्चंस. थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पर. सो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैड डिलीवर्ड एन एडवाइजरी ओपिनियन. उन्होंने एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया है on July 23, clarifying the legal obligations of states under international climate treaties, especially in regard to anthropogenic greenhouse gas emission and the legal consequences of failing to meet these obligations. तो मतलब जो भी इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटीज़ है, जो प्रोटोकॉल्स है, तो वो जो सेट्स, उन्होंने जो रूल सेट कर दिया है, जो ऑब्लिगेशन सेट कर दिए हैं, तो वो मीट ना करने की वजह से क्या क्या लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में आईसीजे ने एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया है. सो वी विल लुक इनटू द योर बिफोर कोर एस्पेक्ट्स ऑफ आईसीजे. वी विल लुक इनटू सम की टर्म्स, जैसे कि UNFCCC. ये सब जब हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी प्रिपेयर करते हैं तब ये सब टर्म हम बहुत एलाबोरेटली डिस्कस करते हैं. सो फिर भी मैं आप लोगों को वन लाइनर कह दूंगा. UNFCCC, द फुल फॉर्म गोज लाइक दिस: यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि 1992 में एक ट्रीटी साइन हुआ फॉर एंड इट लेज द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस. कि आज के डेट में जितने भी क्लाइमेट प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, वो सब UNFCCC के आधार पे हो रहे हैं. फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल. तो वो भी ये भी आपको UNFCCC के अम्ब्रेला के अंडर ही मिलेगा. क्योटो प्रोटोकॉल वो होता है 1997 में, which was an binding emission reducing target, ठीक है, फॉर डेवलप्ड कंट्रीज. देन 2015 को आता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, which says that it was a global pact to limit the global warming to below 2 degrees centigrade, preferably 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ठीक है. फिर आपको मिलेगा CBDR. CBDR का मतलब है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिवाइडेड अमंग द कंट्रीज. डेवलप्ड के लिए कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेवलपिंग के लिए कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ द ICJ ओपिनियन. द फर्स्ट वन, रिफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइमेट्स रेजिम्स फाउंडेशनल प्रिंसिपल, जहाँ पर द ICJ जो है इट रिवैलिडेटेड द UNFCCC. ये जो UNFCCC है, इनको रिवैलिडेट किया है. एंड ऑल्सो द क्योटो प्रोटोकॉल. एंड इट सेज कि ये दोनों क्लाइमेट रेजिम के सबसे इंटीग्रल और महत्वपूर्ण दो प्रोटोकॉल है. ऑल्सो इट काउंटर्स बाय अटेम्प्टिंग द डेवलप्ड नेशंस टू व्यू द पेरिस एग्रीमेंट एज द सोल गवर्निंग ट्रीटी. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को सोल गवर्निंग ट्रीटी के हिसाब से देखने के लिए कहा गया है, ठीक है. नेक्स्ट कम्स एम्फेसिस ऑन CBDR. RC का जो फुल फॉर्म है, दैट इज रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज. सो इन दिस केस व्हाट इट इज सेइंग कि दिस CBDR RC इट इज़ द कोर गाइडिंग प्रिंसिपल, कि कैसे पेरिस क्लाइमेट के हिसाब से आपको जो बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो आपको मानना है, क्योटो प्रोटोकॉल जो बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो आपको मानना है, उसको गाइड करेगा कौन? CBDR RC. नेक्स्ट, टेम्परेचर गोल reinterpretation. The ICJ controversially held that 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रेशोल्ड इज नाउ बाइंडिंग टारगेट. ये जो है एक्चुअली ये बाइंडिंग टारगेट नहीं है. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये बाइंडिंग नहीं है. क्योटो प्रोटोकॉल वाला जो 2 डिग्री सेल्सियस था वो बाइंडिंग था. इज नाउ बाइंडिंग टारगेट इन्होंने बोला है, रैदर देन डुअल रेंज वेल बिलो 2.3 एंड परस्यूइंग 1.5. तो ये रेंज है 2.2 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो रखना है, वो बाइंडिंग है, पर प्रेफरेबली 1.5. पर आईसीजे ने जो ओपिनियन दिया है, उन्होंने कहा है 1.5 बाइंडिंग है. तो दैट अगेन क्रिएटेड अ कंट्रोवर्सी है.
Now this reinterpretation based on the COP decisions and the IPCC summaries, COP or IPCC summaries, it potentially modified the treaty language without any renegotiation. ठीक है, तो that is again one another controversy. Anyways, let's, if we talk about the लीगल ऑब्लिगेशंस अगर, तो ICJ डज नॉट एस्टैब्लिश न्यू सब्सटेंशिव ऑब्लिगेशन, कोई नया ऑब्लिगेशन उन्होंने नहीं दिया है, बट इट रिटेरिएटेड दैट ऑब्लिगेशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट आर मेनली दोज ऑफ कंडक्ट नॉट ऑफ रिजल्ट. तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर जो भी, या फिर CBDRC के अंडर जो भी कंडक्ट है, आपको जो मानना है वो एग्रीमेंट है, ना कि कोई नया ऑब्लिगेशंस यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं. ठीक है, तो इसके कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस भी होंगे. पॉजिटिव जैसे कि इट विल रीइंफोर्स द डेवलप्ड नेशंस हैव हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट मस्ट प्रोवाइड क्लाइमेट फिनांस, then technology transfer and capacity building etc. to achieve their goal. ठीक है, तो this is what has been discussed in this particular article. So here we are completing our analysis. So students, अगर if you are interested in our smart books then you can call us and just book for your smart book. स्पेशली अगर आपको अभी मेंस में हेल्प चाहिए तो हमारे जो 7 मेंस की किताब है वो भी आप मंगवा सकते हैं. और बट आई विल रिकमेंड कि आप 17 के 17 किताब ही ऑर्डर दीजिए, विच विल बूस्ट योर प्रिपरेशन. सो थैंक